जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी साहित्य के 1000 बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में सेट नंबर 2। तो आज अभ्यास करेंगे सेट नंबर 2 में 50 प्रश्नों के हिंदी साहित्य के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी भाषा के किस उपवर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो आपको बताना है। ये 3 बोली हैं, एक अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों, इनका सही जवाब क्या होगा? ये तीनों बोलियां ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन वह आपका सही है, पूर्वी हिंदी। और मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी हिंदी है ना, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है आपके कि अपूर्वी हिंदी कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अब अर्धमागधी अपभ्रंश। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली को कोरबी नाम किस विद्वान ने दिया था? दोस्तों, खड़ी बोली को कोरबी नाम दिया राहुल साकृत्यायन ने। तो महापंडित राहुल साकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरबी नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, कोरबी का मतलब है कुरुक्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। और ये जो भाषा थी, मतलब बोली है, तो वो जनपद मेरठ और दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, मेरठ और दिल्ली, इसमें ये बोली जाती है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना कि कोरबी किसको कहा गया है? तो खड़ी बोली को कोरबी कहा गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, खड़ी बोली का ना एक अन्य रूप और है, उसको बोलते हैं सरहिंदी। तो खड़ी बोली का वो रूप जो अम्बाला और पटियाला या हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में बोला जाता है, उसको सरहिंदी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि सरहिंदी किस का अन्य रूप है? तो खड़ी बोली का अन्य रूप है। क्लियर, हमसे पूछा गया था कि खड़ी बोली को कोरबी नाम किसने दिया था? ऑप्शन व महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इनका खड़ी बोली को कोरबी कहा है। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो हिंदी भारत की राजभाषा, ध्यान रखना, राजभाषा है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 343 में ये लिखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। और आपको बताना है कि हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा मिला था? तो सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार किसने दिया था? तो जवाब होगा महात्मा गांधी ने। वर्ष 1918 का हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का आह्वान किया था। तो ये आप याद रखना कि हिंदी को सबसे पहले राजभाषा के रूप में दर्जा देने की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी। और किस वर्ष मिला था? तो 14 सितंबर 1949 को मिला था। क्लियर, आर्टिकल 343 याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सॉरी, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों, ब्रजभाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शोरसैनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा विकसित हुई है। शोरसैनी अपभ्रंश से आपकी बुंदेली भाषा भी विकसित होती है, बुंदेली। और कन्नौजी ये भी आप याद रखना, ये भी शोरसैनी की है। ठीक है, तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा आपकी हरियाणवी भी आती है, हरियाणवी। तो हरियाणवी भाषा भी शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों, मूर्धन्य ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलते समय जीभ जो है तालू पे टच होती हो। तालू के पिछला हिस्सा से टे, है ना, टे बोलेंगे, ठे बोलेंगे, इस तरह से। तो सही जवाब क्या होगा? मूर्धा। मूर्धा पीछे होता है आपका, हलक से पीछे। तो इसकी सही जगह क्या है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ वो होती हैं आपकी टे, ठे, डे, ढे। याद रखना, ये जो होती हैं पे, फे, वे, ये आपकी ओष्ठ्य होती हैं, ओष्ठ ध्वनि है। और ये आपकी दंतियाँ होती हैं, तै, थे, थे, दंतियाँ। और ये चे, छे, ये तालव्य होती हैं। ठीक है, तालव्य, ये तालु से बोली जाती हैं। ठीक है, तो मूर्धा ध्वनि कौन कौन सी है? तो टे, ठे, डे, ये मूर्धा ध्वनियाँ होती हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और ये किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पृथ्वीराज रासो लिखा है आपका चंद बरदाई ने। ठीक है, चंद बरदाई ने।
तो ये आप ध्यान रखना। अब पूछा है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और उसके रचयिता को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन व रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। क्लियर, याद रखना। रामचंद्र शुक्ल जो है, इनका एक निबंध संग्रह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चिंतामणि। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चिंतामणि निबंध संग्रह किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आलाखंड के नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो आलाखंड जो है दोस्तों, ये परमाल रासो का अन्य नाम है। ठीक है, परमाल रासो। और ये किसने लिखा है? तो जवाब होगा जगनिक ने लिखा है, जगनिक। इसमें आला और उदल की जो वीरता है उसके कहानियों का वर्णन है, ये आप याद रखना। वीरता का वर्णन इसमें क्या है? आलाखंड परमाल रासो का अन्य नाम है और ये जगनिक के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? मैथिल कोकिल के नाम से कौन से आदिकालीन कवि प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल किसको कहा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन व विद्यापति। और विद्यापति की एक रचना बड़ी फेमस है, कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मनहु कला ससस भान कला बारह बनी, यह पंक्ति किस रासो ग्रंथ से ली गई है? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये ली गई है पृथ्वीराज रासो से। ऑप्शन व आपका सही जवाब है, पृथ्वीराज रासो। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ऑप्शन व आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, अष्टछाप क्या है? ये 8 जो महान कवि हैं उनका एक समूह है। तो ये अष्टछाप 8 कवियों का समूह है, तो ये आप याद रखना, 8 कवियों का समूह। और अष्टछाप के जो कवि हैं ना, वो सारे ही कवि कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनके पद और कीर्तन जो थे वो आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, तो ये आप याद रखना। अष्टछाप की जो रचना थी वो मतलब गठन या स्थापना है वो किसने की थी? तो 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1565 विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे किस छंद में लिखा है? तो पद्मावत जो है वो किस छंद में लिखी गई है? आपका आंसर होगा दोहा चौपाई छंद। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पद्मावत दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं पद्मावत की शैली क्या है? तो पद्मावत की शैली है मसनवी। ये कई बार एग्जाम में आ सकता है कि पद्मावत किस शैली में लिखा गया, तो मसनवी शैली में लिखा गया है। और पद्मावत की भाषा क्या है? तो ठेठ अवधि इसकी भाषा है, ये जरूर आप याद रखना। क्लियर, और आपको मैं बता दूं पद्मावत एक रूपक काव्य है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक बार समूह के एग्जाम में आ चुका है कि पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, तो रूपक काव्य है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। कौन सी शैली है? मसनवी शैली। और किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अगला प्रश्न, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? तो संस्कृत है कूप जल, ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीरदास। कबीरदास के गुरु कौन है? तो रामानंद कबीरदास के गुरु हैं। और मैं आपको बता दूं कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक में साखी, शबद, रमैनी, ये 3 मेन भाषा मतलब रचनाएं हैं, तो ये आप याद रखना। क्लियर, आपसे पूछा जाता है, तो कबीरदास के बारे में आप याद रखना, बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का कौन सा स्कंद है? तो भ्रमर गीत परंपरा जो है ये सूरदास के द्वारा शुरू की गई, और आपको बताना है कौन से स्कंद में है, तो वो होगा आपका दसम स्कंद। ऑप्शन व आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सुदामा चरित काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित किसने लिखा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन व नरोत्तम दास के द्वारा सुदामा चरित लिखा गया है। ठीक है, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 713 दोहे हैं। ठीक है, 713 दोहे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिकाल की किस धारा में रखा जाता है? तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि हैं इनको हमने रखा है किसमें? रीतिबद्ध काव्य धारा में। ऑप्शन व आपका सही जवाब, रीतिबद्ध। अगला प्रश्न, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथों के रचनाकार कौन है? दोनों ही बड़ी फेमस रचनाएं हैं, तो वो हैं आपके केशव दास। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल के
किस कवि ने वीर रस की प्रधान रचनाएं लिखी हैं? तो रीतिकाल का कौन सा कवि है जो वीर रस की रचनाओं के लिए जाना जाता है? वो है आपके भूषण। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकांश छत्रपति शिवाजी को केंद्र माना है। ठीक है, और इनकी एक रचना बड़ी फेमस है, शिवा बावनी। तो शिवा बावनी किसकी रचना है? आंसर होगा भूषण की रचना है। और वीर रस में लिखी गई है, किसकी वीरता का वर्णन है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी की। क्लियर, याद रखना भूषण। अगला प्रश्न, अति सूधो सनह को मारग जहाँ नेकु सायनप बांक नहीं, यह पंक्ति किसकी है? तो अति सूधो सनह को मारग ये किसने लिखी है? आंसर होगा आपका घनानंद ने लिखी है। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, घनानंद। और घनानंद जो है ना, ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ये जरूर आप ध्यान रखना। और घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, प्रेम की पीर का कवि। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस रीतिकालीन कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? तो घनानंद। और इनकी एक प्रेमिका है सुजान, और उसके लिए इन्होंने एक रचना भी लिखी, सुजान हित या सुजान सागर। तो कभी क्वेश्चन आए कि सुजान हित किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष संभाला था? दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, और इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला गया था 1903 में। और यह पत्रिका कहाँ से छपती थी? तो इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज से छपती थी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत भारती 1912 काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? और भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के साहित्यकार माने जाते हैं, द्विवेदी युग। और मैं आपको बता दूं, इनका एक बड़ा प्रसिद्ध काव्य है, और वो है आपका साकेत महाकाव्य है। तो साकेत महाकाव्य किसने लिखा है? तो आप बताएंगे, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। एक और इनका काव्य है यशोधरा, तो यशोधरा काव्य भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, यशोधरा। ठीक है, याद रखना, मैथिली शरण गुप्त, साकेत और यशोधरा। एक और पंचवटी भी है वैसे तो इनका। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति कौन सी है, जिसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? वो है आपकी कामायनी, और इसको छायावाद का उपनिषद कहा गया है, कामायनी। याद रखना, कामायनी। अगला प्रश्न, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना छापे वापस कर दिया था? तो जूही की कली आपको बताना है, ये किसने अपने पत्र में बिना छापे वापस कर दिया? तो वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला की रचना है, जूही की कली। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत, इनका मूल नाम मैं बता दूं तो गुसाई दत्त इनका नाम है, ये भी आप याद रखना, गुसाई दत्त इनका मूल नाम है। और सुमित्रा नंदन पंत जो थे ना, इनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1968 में। किस कृति के लिए मिला था? तो इनकी कृति थी चिदम्बरा। तो चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 1968 में, और ये हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिनको ज्ञानपीठ मिला था। और इनकी एक रचना और है, वो है आपकी कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। तो ये भी बड़ा फेमस मतलब साहित्यिक रचना है, कला और बूढ़ा चांद। और इसके लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। तो ये आप याद रखना, प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनका मूल नाम है गुसाई दत्त। 1968 में चिदम्बरा कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला था, और कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञा जी ने किस वर्ष किया था? तो तार सप्तक जो था ये कब हुआ था सबसे पहली बार? तो ये हुआ था 1943 में, 1943 में शुरू हुआ था। सही जवाब का आपका ऑप्शन वह। ठीक है, अज्ञेय। और इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखना, सहीवा। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता और बादल राग कविताओं के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता और बादल राग ये निराला की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, निराला। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, निराला की दो काव्य रचनाएं और आपके एग्जाम में आती है। एक अनामिका बहुत पूछता है, अनामिका, और एक आपका परिमल बहुत आती है, एक आपका गीतिका बहुत आती है, गीतिका। तो ये सब आप याद रखना, निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, और इनकी एक कविता और है जूही की कली। तो जूही की कली मुक्तक छंद की पहली कृति मानी जाती है, जूही की कली। याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो बादल राग और कुकुरमुत्ता निराला की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न,
अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी लंबी रहस्यमयी कविताओं का लेखक कौन है? तो ब्रह्म राक्षस जो कविता लिखी गई है वो किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक जो काव्य रचना है ये सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई है, सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ लिखा गया रघुवीर सहाय, क्या आप मुझे इनकी कोई रचना बता सकते हैं? तो कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्या कहा गया? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में कहाँ हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय, धनपत राय। और इनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था, लम्ही। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास जो भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है के लेखक कौन है? तो तमस भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। याद रखना, आपसे पूछा जाता है भीष्म साहनी। और साल 1975 में इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड तमस उपन्यास के लिए किसे मिला? भीष्म साहनी को। इनकी बड़ी फेमस कहानी है चीफ की दावत। कभी आप पढ़िएगा चीफ की दावत, किस तरह से अपने बॉस को खुश करने के लिए मतलब अपनी माता को इग्नोर करता है एक व्यक्ति, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। चीफ की दावत आप पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें सिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया गया है? तो आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, राही मासूम रजा ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राग दरबारी व्यंग्य प्रधान उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें शिवपालगंज गांव की कहानी है? तो राग दरबारी किसका उपन्यास है? सही जवाब श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, मलबे का मालिक जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है के रचनाकार कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी है और ये किसने लिखी है? आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। मोहन राकेश का ना एक नाटक बड़ा फेमस है, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का। और एक और याद है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये भी मोहन राकेश का नाटक है, आपसे पूछा जाता है। एक और रचना इनकी चंद हसीनों के खतूत, वो भी आप ही के एग्जाम में काफ़ी पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्या कहता है? महीप सिंह किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो महीप सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन वह आपका सही जवाब, सचेतन कहानी। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका किसकी प्रेमिका के रूप में चित्रित है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो मल्लिका है ना, ये कालिदास की प्रेमिका है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कालिदास। अगला प्रश्न, कजरीबन और प्रिया नीलकंठी ललित निबंधों के लेखक कौन है? तो कजरीबन किसका निबंध है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कुबेरनाथ राय का है। ऑप्शन ए, कुबेरनाथ राय। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक रचना बड़ी फेमस है, अशोक के फूल। तो ये जरूर आप याद रखना, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल किसका निबंध है? तो आपका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका एक निबंध और है, आलोक पर्व। आलोक पर्व ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बकलम खुर्द निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो बकलम खुर्द जो निबंध संग्रह है वो किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अज्ञे की एक रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। तो कभी क्वेश्चन आए कि अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए साल 1978 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निराला की आत्म साधना नामक प्रसिद्ध जीवनी के लेखक कौन है? तो निराला की आत्म साधना ये आपकी रामविलास शर्मा ने लिखी है, रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ लिखा गया अमृत राय। अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? आपका आंसर होगा अमृत राय की है। अगला प्रश्न, सॉरी, लोभ और प्रीति तथा उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस संग्रह में संकलित हैं? तो सही जवाब क्या होगा? लोभ और प्रीति और उत्साह निबंध ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। ऑप्शन ए, चिंतामणि। अगला प्रश्न,
वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन है, जिन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है? तो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ जो लिखा गया वो लिखा है आचार्य कुंतक ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत किस आचार्य का है? सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भट्ट लोलट। आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विखंडनवाद के प्रवर्तक पाश्चात्य विचारक कौन है? तो विखंडनवाद या डीकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? सही जवाब होगा जैक देरिडा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जैक देरिडा। अगला प्रश्न, पेरिपोइथिकेस नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये लिखा किसने है? अरस्तू ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अरस्तू। क्लियर। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों दोनों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह चिढ़ाने वाला था, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किसका है? तो सही जवाब क्या होगा? यह कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पुस्तक की लेखिका कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सुमन राजे। अच्छा, प्रभा खेतान की आत्मकथा आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। प्रभा खेतान की आत्मकथा ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। चलिए अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1893। अगला प्रश्न, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या क्या कथन है? देखो, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो सही आंसर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन वह आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, माधुरी और हंस पत्रिकाओं का संपादन किस लेखक ने किया था? तो माधुरी और हंस पत्रिकाओं का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैं बता दूं, इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर 8 खंड, 8 कहानी संग्रह ये प्रेमचंद के संग्रह है, आप याद रखना। और प्रेमचंद जो है ना, इन्होंने गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और प्रेमचंद का सबसे इम्पोर्टेंट अधूरा उपन्यास आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, मंगलसूत्र। तो कभी क्वेश्चन आए कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र है। तो दोस्तों ये थे आज के मॉक टेस्ट के 25 प्रश्न यूपी टेट स्पेशल। आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे सेट 3 में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।